Okay, class, good morning. Today we'll be beginning with the chapter Cell. It is chapter number 8 of your NCERT, the unit of life. कल हमने थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी पैसेज लिया था, आज दोबारा से उसी वाले इंट्रोडक्शन को एक बार रिवाइज करते हुए विल गो अहेड विद द चैप्टर. ठीक, तो आप लोगों ने पहले चैप्टर में क्या पढ़ लिया? लिविंग वर्ल्ड पढ़ लिया, आपने टेक्सोनॉमी पढ़ लिया, आपने क्लासिफिकेशन पढ़ लिया, आपने हायरार्की पढ़ लिया, आपने पढ़ ली सिस्टमैटिक्स. ठीक, आप जो हमारे पास आज का टारगेट है वो बेसिकली ये है कि हमें ये पता होना चाहिए कि सेल, जिसको हम जानते हैं बाय द नेम ऑफ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, राइट, वो बेसिक यूनिट है तो क्यों है? As discussed yesterday, it is the basic unit because it is the structural and functional unit of life. Why it is the structural unit? Because it can show independent existence. Why it is the functional unit? Because all the functions which we can perform, even a single cell can do. Therefore, we can say the chapter that we are studying is the cell, the basic unit of life, or cell, the structural and functional unit of life. Why it is structural? It can show independent existence. अकेले exist कर सकती है. बहुत अच्छे से जानते हैं हम बैक्टीरिया को, अकेले exist करने वाला cells. ठीक. Why it is the functional unit? Because all the function which is being performed by us, nutrition ले लो, respiration ले लो, circulation ले लो, excretion ले लो, सभी एक सिंगल सेल भी कर सकता है. Hence, cell is the structural and functional unit of cell life. राइट, अब हम बात कर रहे हैं कि अगर मैं सेल की स्टडी को बोलूं तो साइटोलॉजी कहती हूँ. सेल की स्टडी का मॉलिक्यूलर एस्पेक्ट और मेटाबॉलिक एस्पेक्ट अगर साथ में लूं तो सेल बायोलॉजी कहती हूँ. ठीक, ये टर्म साइटोलॉजी जो थी ये दी थी हर्टविग ने. ठीक, फिलहाल के लिए जस्ट टर्मिनोलॉजी, कल हमने ऑलरेडी इसको डिटेल में डिस्कस किया था. साइटोलॉजी इज मॉलिक्यूलर एस्पेक्ट एंड metabolic aspect, and sorry, cell biology is molecular aspect and metabolic aspect. Cytology is only the study of cell and the word cytology is given by Hertwig. खाली सेल पढ़ोगे तो मॉलिक्यूलर मेटाबॉलिक पढ़ोगे तो हम पढ़ेंगे सेल बायोलॉजी डिटेल में. ठीक, अभी सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया है. अब यहां से, क्योंकि कल हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और हमारी एनसीईआरटी हमसे एक क्वेश्चन कहती है व्हाट इज दैट मेक एन ऑर्गेनिज्म लिविंग, और व्हाट इज इट दैट एन इनएनिमेट थिंग डज नॉट हैव व्हिच एन एनिमेट थिंग हैज. भाई, सेल को इंट्रोड्यूस करने से पहले अगर मैं आपसे ये वाला क्वेश्चन पूछती तो आप क्या आंसर देते? व्हाट डिफरेंशिएट a living being from a non-living thing? Defining properties और unique properties, right? Unique properties को तो हटा देते हैं. defining property में जो इस चैप्टर से कंसर्न हो रहा है वो क्या है? Cell. That means cellular organization. That means if I need to differentiate a living thing from a non-living thing, I can say a living thing has a cell and a non-living thing does not has a cell. It can come as an MCQ, so that's why this line is being inculcated. फिर obviously the answer to it is this, that cell is present in all the living organisms. अगर ऐसा ऑर्गेनिज्म होगा जिसके अंदर एक सेल है तो वो यूनिसेलर कहलाएगा. अगर ऐसा ऑर्गेनिज्म होगा जिसके अंदर मल्टीपल सेल्स है वो मल्टीसेलर कहलाएगा. चलो जी, इसी बात पे यूनिसेलर का एग्जांपल दे दो. एमीबा, प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया, और बेसिकली अगर मैं बोलूं तो ऑल द मेंबर्स ऑफ किंगडम मोनेरा and kingdom protista are unicellular forms. All the members ranging from multicellular fungus, or alternatively I can use the word mold, plantae and animalia are multicellular. करेक्ट है ना? तो अगर मुझे यूनिसेलर बीइंग डिफाइन करना है तो मैं कोई भी मोनेरा, कोई भी प्रोटिस्टा का नाम ले दूं, यूनिसेलर हो जाएगा. मैं कोई भी मोल्ड, कोई भी प्लांटे, कोई भी एनिमेलिया का नाम ले दूं, मल्टीसेलर हो जाएगा. सही है, क्रिस्टल क्लियर ना? क्योंकि अगर आपसे इस तरह से पूछ लिया गया, इज फंगस अ मल्टीसेलर और एन यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म? मल्टी इज ईच ए यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म? यस, राइट. तो अब आपको मैं कोई भी नाम दे दूं, अब मैं उठा के अगर आपसे इस तरह से दे दूं कि पैरामीशियम कौन है, यूनिसेलर मल्टीसेलर, आपको सोचने की जरूरत नहीं, आपको पता पैरामीशियम प्रोटिस्टा है तो यूनि में ही मिलेगा. ठीक, चलिए जी, उसके बाद बैक टू पवेलियन एंड स्टार्ट टू
द वे. क्या बोला जी? सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ. दैट मीन्स सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. व्हाई इट इज द स्ट्रक्चरल यूनिट? Independent existence. Why it is the functional unit? Perform all the essential function of life. Hence, cell is the structural and functional unit of life. Anything less than a complete cell, anything less than a complete cell does not ensure independent living. मतलब क्या कहने की कोशिश कर रही हूं मैं? ये एनसीईआरटी की एक लाइन है और इस लाइन पे डिस्कशन बहुत एसेंशियल है कि सेल से अगर कुछ भी कम होगा तो वो इंडिपेंडेंट लिविंग को एश्योर नहीं करता. राइट right? उसके लिए हमें शायद बेसिक आइडिया है कि सेल क्या होता है. सबको है श्योर? क्या होता है सेल में? ऑर्गेनेलीज, गोल्गी apparatus, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, लाइसोसोम. क्या मैं ये कह सकती हूँ, क्योंकि यहाँ जो तुम बात कह रहे हो बिल्कुल सही है, लेकिन प्रोकैरियोटिक की बात करूंगी तो शायद बहुत सारे ऐसे वर्ड्स उसमें मैं नहीं डाल सकती ना. तो क्या मैं एक बात कह सकती हूँ, आ कंपार्टमेंट एनक्लोजिंग प्रोटोप्लाज्म इज द सेल. अब तो हमें पता है ना प्रोटोप्लाज्म क्या है, हमने इंट्रोडक्टरी लेक्चर इसीलिए लिया था. प्रोटोप्लाज्म इज द लिविंग फ्लूइड ऑफ द सेल. तो कोई भी कंपार्टमेंट जो कि प्रोटोप्लाज्म को एनक्लोज कर रहा हो उसको हम सेल बोल सकते हैं. तो क्या कुछ ऐसा है जिसके रिगार्ड से ये स्टेटमेंट कही गई हो? कुछ आप सोच पा रहे हो कि सेल से कम इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस को इंश्योर नहीं करता? तो कुछ हो सेल से कम जहां आपको दिखता हो कि इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं है और वो कहीं ना कहीं हमें नोन है. डीएनए. ओके, डीएनए यू कैन से डीएनए नहीं एग्जिस्ट करता इंडिपेंडेंटली, वो तो हम सारे मॉलिक्यूल्स की बात कर सकते हैं. तो ठीक है, एग्रीएबल है. इस वाले क्वेश्चन पे मैं दोबारा आऊंगी लेक्चर के एंड में. फिर मैं दोबारा से इस वाले क्वेश्चन को जो मैंने स्टार्टिंग में लिया था वो मैं इसी वाले पार्ट के एंड में दोबारा पूछूंगी, फिर दोबारा इस पे डिस्कशन करेंगे. फिलहाल के लिए आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि यस मैम डीएनए एग्जिस्ट नहीं कर सकता, मैम प्रोटीन एग्जिस्ट नहीं कर सकता, मैम कार्बोहाइड्रेट इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करेगा. इनमें से कुछ भी इंडिपेंडेंटली जो है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा अंटिल इट इज एनक्लोज्ड इन अ सेल, क्योंकि इंटरैक्टिव सिस्टम से लाइफ है. हमने पढ़ा था ना, लिविंग ऑर्गेनिज्म इज एनीथिंग व्हिच इज हैविंग सेल्फ रेगुलेटिंग, इवॉल्विंग, सेल्फ रेप्लिकेटिंग एंड इंटरैक्टिव यूनिट. राइट? तो ऑब्वियसली एनीथिंग लेस देन अ कंप्लीट सेल डू नॉट इंश्योर इंडिपेंडेंट लिविंग. अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा? हमने पढ़ा सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ. व्हाई बेसिक? स्ट्रक्चरल है, फंक्शनल है, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस शो कर रही है और ऑल द फंक्शंस कैन बी परफॉर्म्ड बाय अ सेल. तो हमने बोला एनीथिंग लेस देन अ कंप्लीट सेल डज नॉट इंश्योर लिविंग. सही बात. अब देखते हैं इस वाले चैप्टर में. अब हम थोड़ी सी हिस्ट्री की बात करेंगे. हम जानेंगे कि सेल की डिस्कवरी हुई कैसे थी. अभी तक तो हमने इस वाले चैप्टर में इतना देखा कि ठीक है भाई, हमें सेल के बारे में पढ़ना है और सेल क्या है जो लिविंग थिंग को नॉन लिविंग थिंग से डिफरेंशिएट कर रहा है. अब हम बात करेंगे सेल की हिस्ट्री. तो सेल को डिस्कवर करने वाले साइंटिस्ट रॉबर्ट हुक. इन्होंने क्या देखा था, कैसे सेल देखा था? ठीक है, एक काम करते हैं, रॉबर्ट हुक सर ने डेड सेल देखा था इन द ईयर 1665. ठीक है, सेंचुरी कौन सी हुई? 17th सेंचुरी. ठीक है, ये जो सेल इन्होंने देखा था, ये देखा था कॉक. इतना पता है हमें, थोड़ी और डिटेल बता दो. कॉक की सेल वॉल में देखा था. मतलब कॉक में भी सेल वॉल देखी थी. थोड़ी और डिटेल बता दो. ओक में देखा था. तो रॉबर्ट हुक डिस्कवर्ड डेड सेल. He had discovered it in 1665, that is 17th century, observed in cork cell wall, and that cork cell wall was present in oak. रट लिया? Oak is a tree. ठीक है,
रट लिया? अब जरा समझ लो, देखो हम जब बात करते हैं कॉक की तो आपने बहुत अच्छे से लर्न किया हुआ है कि कॉक में पहला हमने डेड सेल देखा था रॉबर्ट हुक सर ने 1665 में, लेकिन कॉर्क क्या चीज है? व्हाट इज अ कॉक? पेड़ के ऊपर की छाल होती है, यही कहना चाह रहे हो ना मैम, छाल में होता है कॉक। अब मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि छाल क्या चीज होती है? डेड सेल्स होते हैं, अच्छा वो छाल होती है। डेड सेल्स कहाँ से है भाई? प्लांट इज अ लिविंग, वो उसका काम हो गया। स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू, स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू, ठीक है फाइबर और वो पार्ट हो जाएगा, लेकिन उसके अलावा कुछ और आप जानते हो कि वो स्क्लेरेन्काइमा भी कहां से आया? अगर वो स्क्लेरेन्काइमा है तो स्क्लेरेन्काइमा होता है डेड, एग्रीएबल, लेकिन छाल जो है, कॉक जो है, फिर मैं उसे स्क्लेरेन्काइमा बोलती ना अगर स्क्लेरेन्काइमा होता तो। वेरी गुड। हमारी आउटर मोस्ट कवरिंग होती है एपिडर्मिस, ठीक है? ये जो एपिडर्मिस होती है ना, जैसे जैसे प्लांट ग्रो करता है वैसे वैसे ये एपिडर्मिस डिफरेंशिएट करती है इनटू कॉक, कैम्बियम। देखो जो एपिडर्मिस लेयर है इतना तो हमें सबको पता है ना, एपिडर्मिस इज द आउटर मोस्ट लेयर। एनिमल्स में एपिथेलियम कह देते हैं, प्लांट्स में एपिडर्मिस कह देते हैं, सबको पता है ना। तो कैसे, जैसे अब प्लांट तो हमें पता थ्रू आउट द लाइफ ग्रो करता है, अभी हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा, तो जैसे जैसे वो ग्रो करता रहता है ये एपिडर्मिस कभी कभी बना लेता है कॉक का कैम्बियम। व्हाट इज द वर्ड कैम्बियम इंडिकेटिंग? कैम्बियम इज इंडिकेटिंग द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक मतलब हमेशा डिवाइड करते रहने वाला टिश्यू, ठीक है? तो कैम्बियम क्या इंडिकेट कर रहा है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो अब ये क्या करती है, एपिडर्मिस कॉक कैम्बियम में डिफरेंशिएट हो जाती है। कॉक कैम्बियम कैसा है? डिवाइडिंग है। वो क्या करता है, वो एक आउटर लेयर कट करता है जिसको हम बुलाते हैं कॉर्क, और एक वो इनर लेयर कट करता है उसको बुलाते हैं हम सेकेंडरी कॉर्टेक्स, ठीक है? आउटर लेयर कट करता है जिसको बुलाते हैं कॉर्क, इनर लेयर कट करता है जैसे हम बुलाते हैं सेकेंडरी कॉर्टेक्स। इनर लेयर फिर से एपिडर्मिस में डिफरेंशिएट हो जाती है, आउटर लेयर छाल बन जाती है या कॉक बन जाती है, और सेंटर में जो कैम्बियम है वो या तो रिप्लेस हो जाता है सेकेंडरी कॉर्टेक्स से या फिर एज इट इज बना रहता है, जब जब ग्रोथ होती है तब तक वो एक्टिव होता रहता है। तो व्हाट इज द कॉक? Cork is actually formed by the epidermis which have turned itself to cork cambium. Then cork cambium have cut the two layers, outer cork and inner secondary cortex. Secondary cortex तो सेल में मिंगल अप हो जाएगा डिपेंडिंग अपॉन डिफरेंट फंक्शंस, और कॉक क्या करेगी? प्रोटेक्टिव रोल में आ जाएगी। इसका एक और नाम भी होता है, बता दूं? एक और नाम भी बता दूं? एक और नाम होता है कॉक का फेलम, ठीक है? इसका नाम होता है फेलोजेन और इसका नाम होता है फेलोडर्म। तो कभी भी अगर आपको ये वाले वर्ड्स मिलते हैं ना, फेलोडर्म, फेलम, फेलोजेन, तो इनसे कंफ्यूज नहीं होना, फेलम इक्वल्स टू कॉक, ठीक है? ये पहली वाली हमारी जो एनसीईआरटी थी, जब तक सिलेबस का डिडक्शन नहीं था बहुत ज्यादा तब ये इंक्लूडेड थे वर्ड्स, तो अभी भी इन पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो जहां पर भी हमें दिखता है कि चांस है आपको उन टर्म से इंट्रोड्यूस करने का, हम आपको इंट्रोड्यूस कर देते हैं ताकि बाई चांस अगर ये क्वेश्चंस आपको दिखें तो यू मस्ट बी अवेयर ऑफ देम, राइट? तो हम क्या बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं वन डिफरेंशिएट अ लिविंग थिंग फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग इज द सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। व्हाट इज अ सेल? Cell is the basic unit of life. This basic unit of life is the structural and functional unit. Structural because independent existence, functional because all the functions are being performed by it, whatever we can do. Right? Anything less than a complete cell does not ensure independent existence. Cell से अगर कम कुछ होगा तो पता नहीं रुकेगा कि जाएगा, जैसे कि डीएनए, जैसे कि प्रोटीन, जैसे कि एमिनो एसिड और व्हाटएवर इट इज, राइट? फिर हमने बोला अब इसकी डिस्कवरी के साथ में स्टार्ट करते हैं। पहले जो नाम आता है डिस्कवरी में वो आता है सर रॉबर्ट हुक का, ठीक? इन्होंने बताया था, इन्होंने देखा था, एक्चुअली बताया नहीं था, इन्होंने देखा था क्या? डेड सेल। कौन सी ईयर में देखा था? 1665। कौन सी सेंचुरी में देखा था? कहां देखा था? अब नहीं भूलने के, हम कॉर्क में देखा था, और कॉक किस में था? ओक ट्री में था, ठीक? जो हमारा कॉक है वो कहां से आया है? कॉक कैम्बियम से आया है। कॉक कैम्बियम ने कट किया आउटर लेयर कॉक, इनर लेयर सेकेंडरी कॉर्टेक्स, ठीक? नाउ लेट अस गो अहेड।
अब ये जो कंपार्टमेंट्स हमें ऑब्जर्व हुए थे माइक्रोस्कोप में, उसको नाम दिया गया था सेल, और वर्ड सेल आता है सेला वर्ड से, जिसका मतलब होता है लिटिल रूम या हॉलो स्पेस। अगेन अ लैटिन लैंग्वेज, मेजॉरिटी में आपको लैटिन लैंग्वेज ही दिखेगी, बिकॉज दैट वाज द एक्सेप्टेबल वन राइट फ्रॉम बाइनोमियल नोमेनक्लेचर एंड देन थ्रू आउट. These are the honeycomb like compartment as observed. फिर रॉबर्ट हुक सर की एक बुक थी दैट इज माइक्रोग्राफिया, उसके अंदर उन्होंने अपनी इन वाली रिकॉर्डिंग्स को प्लेस किया था, एंड ही वाज आल्सो नोन एज द फादर ऑफ साइटोलॉजी, बिकॉज इन्होंने फाउंडेशन रखी थी किसकी, साइटोलॉजी की. व्हाट इज साइटोलॉजी? स्टडी ऑफ सेल. ठीक है, ये सुबेराइज्ड सेल वॉल थी. सुबेराइज्ड, अभी सुबेराइज्ड वर्ड का क्या मतलब है? सुबेराइज्ड वर्ड इज कमिंग फ्रॉम द वर्ड सुबेरिन. ठीक है, एनी आइडिया टू एनीवन क्या हो सकता है? सोचो, किसमें है? लिविंग ऑर्गेनिज्म में है ना. लिविंग ऑर्गेनिज्म में है तो क्या क्या हो सकता है? नहीं वो तो सही है, तो सेल वॉल ही बता रहे हैं ना कि इन्होंने जो कॉक की सेल वॉल देखी थी वो सुबेराइज थी. सुबेराइज थी मतलब सुबेरिन की बनी थी. अब मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि ये सुबेरिन जो है, व्हाट इज द सुबेरिन? तो मैं आपसे एक सिंपल गेस वर्क करने के लिए कह रही हूँ कि जरा सोच के बताओ कि सुबेरिन क्या हो सकता है. क्या होगा? कोई फ्लूइड होगा. अच्छा ठीक है, जितना भी कुछ सेल में होता है वो किसका बना होता है? एवरीथिंग इन द सेल इज कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट्स. कार्बोहाइड्रेट नहीं है, प्रोटीन नहीं है, फैट का फॉर्म है, सिंथेटिक लिपिड, सिंथेटिक फैट. फिलहाल के लिए इतना लर्न कर लीजिए. अभी आगे सब्सिक्वेंट चैप्टर्स में जाएंगे तो सुबेरिन का स्ट्रक्चर भी देख लेंगे, अगर इनकलकेटेड होगा तो करवा देंगे, अदरवाइज इट इज अ सिंथेटिक फैट. जो उन्होंने देखी थी सेल वॉल देखी थी ना, तो सेल वॉल में उन्होंने क्या देखा था? सुबेरिन देखा था, विच अ काइंड ऑफ द फैट व्हिच इज फॉर्मिंग द सेल. ओके, तो ये हुआ हमारा डेड सेल की डिस्कवरी. नाउ लेट अस गो अहेड टुवर्ड्स द live cell discovery, and who is he? Anton von Leeuwenhoek. अच्छे से जानते हैं हम इनको. तो he was the scientist. नहीं, लाइफ सेल तो डिस्कवर किया था इन्होंने. इनके बारे में कुछ और भी कहा था कि ये साइंटिस्ट थे ना, बहुत बड़े थे, नहीं थे? हमारी बायो में अनटाइटल साइंटिस्ट का नाम अगर किसी को दिया गया है तो एंटन वॉन लीवेनहॉक. ही वाज अ शॉपकीपर. He was not a physicist, he was not into chemistry, he was not into biology, but still he has observed the first life cell. अपने टाइम का सबसे एडवांस माइक्रोस्कोप था इनके पास. ठीक है, तो इन्होंने देखा था सबसे पहले फर्स्ट लाइफ सेल. और कहाँ देखा था? रेन वाटर इकट्ठा हो गया था एक पॉन्ड में, उस वाले पॉन्ड को लिया इन्होंने ऐसे. इनके पास माइक्रोस्कोप तो था ही, बड़े इंटरेस्टिंगली इन्होंने उसको देखने की कोशिश किया कि क्या क्या दिख रहा है इसमें. वहां इन्हें दिख गया बैक्टीरिया, एंड ही came to the discovery of first live cell, जिसको इन्होंने नाम दिया था wild animal cules का. wild animal cules, wild animal cules. हॉलैंड के रेजिडेंट है ये. स्पर्म, आरबीसी और प्रोटोजोआ भी इन्होंने ऑब्जर्व किया. ठीक है, तो क्या क्या पढ़ा अभी तक? अभी तक हमने पढ़ा सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. व्हाई स्ट्रक्चरल? इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस. व्हाई फंक्शनल? बिकॉज ऑल द फंक्शंस कैन बी परफॉर्म्ड बाय अ लिविंग cell as we can perform, right? उसके बाद हमने बोला anything less than a complete cell does not ensure independent existence, obviously it will not be there. फिर हमने बोला कि जी डेड सेल किसने डिस्कवर किया? who is the father of cytology? the year in which cell was discovered, the century in which the cell was discovered, where it was discovered, in which tree. Cock is obtained from dash. Cock is obtained from cock cambium. It is obtained from cock cambium. cock cambium का दूसरा नाम याद है किसी को? फेलोजेन. कॉक का नाम फेलम, और सेकेंडरी कॉर्टेक्स जो बना फेलोडर्म. फेलोडर्म. ठीक है, ये आप अगर कहेंगे तो लिखा देंगे, वरना ये वाले वर्ड्स जो हैं इनके आने के चांसेस बहुत कम है, बट स्टिल एक अवेयरनेस के लिए एसेंशियल है, राइट? उसके बाद फिर हमने बोला जी, अब रॉबर्ट हुक सर को बोला गया फादर ऑफ साइटोलॉजी के सेल बायोलॉजी.
साइटोलॉजी। एक्चुअली मुझे साइटोलॉजी वर्ड इसलिए इंट्रोड्यूस करना था कि ही वाज द फादर ऑफ साइटोलॉजी। Okay, and then next comes as ancient von Leeuwenhoek, who had observed the life cell in the rain-fed pond, and it was the bacteria which was observed by him. He was the scientist untitled, क्योंकि ना तो वो केमिस्ट थे, ना वो फिजिस्ट थे, और ना ही वो बायोलॉजिस्ट थे। ठीक, एग्जैक्टली वाज अ शॉपकीपर। ओके, अब उसके बाद में माइक्रोस्कोप जैसे जैसे एडवांस होते गए हमारे पास, वैसे वैसे हम सेल के बारे में और जानते गए। सबसे ज्यादा माइन्यूट डिटेल्स जो हमारे पास आ जाती हैं वो आ जाती हैं विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। एक होता है लाइट माइक्रोस्कोप, एक होता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। लाइट माइक्रोस्कोप क्या होता है? जिसके अंदर हम लाइट यूज करते हैं फॉर द पर्पस ऑफ विजुअलाइजेशन ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ स्टडी। मैं कल ले भी आऊंगी माइक्रोस्कोप, आप कुछ देख भी लेना उसमें। ठीक है, हम क्या यूज कर रहे हैं? लाइट यूज कर रहे हैं फॉर द पर्पस ऑफ विजुअलाइजेशन ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ स्टडी। लाइट इज यूज एज अ क्या? व्हाट इज लाइट? लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी व्हिच एनेबल अस टू सी। यहाँ पर लाइट की जगह इलेक्ट्रॉन रिप्लेस कर दिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में, यानी कि जो हमारे पास रिफ्लेक्शन के लिए यूज हुआ, विजुअलाइजेशन के लिए यूज किया, हमने इलेक्ट्रॉन से एनर्जी को ऑब्टेन किया। तो अब इलेक्ट्रॉन्स आर वेरी माइन्यूट पार्टिकल, तो इसका जो रिजॉल्विंग पार्ट था इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का, रिजोल्यूशन वर्ड समझते हो? बताते हैं रेजोल्यूशन क्या होता है। मैं कल गई थी मोबाइल देखने के लिए, एंड आई वेंट, तो मैंने कहा भैया कोई अच्छा सा मोबाइल फोन दिखा दीजिए। मैंने कहा मैम ये लेके जाओ मैम, इसके पिक्सल बड़े अच्छे हैं। ये देखो मैम 50 मेगापिक्सल बैक कैमरा, ये देखो मैम इसमें 20 मेगापिक्सल, ये मैम 5000 का है, 50 वाला मैम 50,000 का है। मैंने कहा इसमें और क्या फर्क है? तो मैम कैमरे का ही फर्क है, इतना बड़ा फर्क है, ये इतने मेगापिक्सल है, इतने मेगापिक्सल है। मैं कहा पिक्सल का मैं क्या करूं, मुझे क्या फर्क पड़ रहा, मुझे तो फोटो ही खींचनी है। तो फोटो तो मेरा 20 मेगापिक्सल का कैमरा भी खींच देगा, फिर मैं 50 मेगापिक्सल वाला 50,000 रुपए वो खर्च करके क्यों लूं? बोला मैम देखो मैम इसके पिक्सल अच्छे हैं, हमें तो यही पता है। ऐसे ही उनके उनके पास एक्स्ट्रा पड़ा होगा, मुझे फालतू में दे देते 50,000 का फोन। नहीं, सही कह रहे थे वो भैया, बॉयज को ज्यादा पता होता है, दो कुछ आंसर। सही कह रहे थे, वो 50 मेगापिक्सल का दे रहे थे मुझे, 50,000 का। वो लेके आऊं कि 20 मेगापिक्सल वाला ले आऊं? 20 वाला ले आऊं? नहीं, तुम ही बता दो कार्तिक। When we talk about the word pixels, that means we are talking about resolving power. मतलब अलग अलग दिख रहा है, अब अलग अलग दिख रहा है, अब अलग अलग दिख रहा है। माइक्रोस्कोप से देख लो, दिख जाएगा, क्योंकि माइक्रोस्कोप का रिजॉल्विंग पावर अच्छा है। तो जब कोई शॉपकीपर आपको ये बोलता है कि मैम इसके पिक्सल्स अच्छे हैं, इसमें ज्यादा मेगापिक्सल्स है, या फिर मैम ये वाला टीवी लेके दीजिए, लेके जाइए, ये एचडी रेजोल्यूशन का टीवी है, मतलब हाई डेफिनेशन रेजोल्यूशन है, उसके अंदर ऐसे आई शुड से कि मशीनरी फिटेड है जो हमें और ज्यादा क्लैरिटी के साथ पिक्चर दिखाती है, यानी रिजॉल्विंग पावर ज्यादा दिखाती है। तो जब मैं माइक्रोस्कोप से ऑब्जर्व करती हूँ सेल को, तो वो क्यों दिखता है? क्योंकि उसका रिजॉल्विंग पावर अच्छा है, उसका चीजों को डिफरेंशिएट करने का जो पोटेंशियल है वो अच्छा है। और उसमें क्यों अच्छा है? क्योंकि वो दो प्रिंसिपल पे काम करता है। एक नाम होता है मैग्निफिकेशन, एक नाम होता है रिजोल्यूशन। मैग्निफिकेशन का मतलब है चीजों को बड़ा करके दिखाएगा। तो अगर मैं इन पॉइंट्स को बड़ा कर दूं तो मुझे अलग अलग दिखने लगेंगे कुछ कुछ। तो मैग्निफिकेशन सपोर्ट्स द रेजोल्यूशन। मैग्निफिकेशन चीजों को बड़ा करके अगर देखोगे, इट सपोर्ट्स द रेजोल्यूशन। है कि नहीं? समझ में आई नहीं आई बात? क्या कहना चाह रही हूँ मैं ये कहना चाह रही हूँ कि अगर मैं आपको किसी चीज को बड़ा करके दिखाऊंगी तो आपको उसके पार्ट ज्यादा क्लैरिटी से दिखेंगे, और छोटा करके दिखाऊंगी तो उसके पार्ट्स क्लैरिटी से नहीं दिखेंगे। तो होता क्या है, हमारा माइक्रोस्कोप इन दो प्रिंसिपल पे काम करता है कि वो चीजों को बड़ा करता है, मैग्नीफाई। एज अ रिजल्ट उसमें पार्ट्स को अलग अलग करने का पोटेंशियल बढ़ जाता है। That's why we can see those material with the help of microscope which cannot be seen by our naked eye. लाइट माइक्रोस्कोप का मैग्निफिकेशन रिजॉल्विंग पावर अपना है, उससे भी बहुत अच्छा है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का। तो जैसे जैसे हमारे माइक्रोस्कोप के लेवल पे इंप्रूवमेंट होती गई, वैसे वैसे हम अपने सेल के बारे में और जानते गए, एंड एज अ रिजल्ट वी आर स्टैंडिंग वेयर वी आर। ओके, चलो जी। हाँ जी, उसके बाद अब आई सेल थ्योरी।
हमने अभी तक बात की सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, स्ट्रक्चरल फंक्शनल। दूसरी बात की डिस्कवरी ऑफ सेल, रॉबर्ट हुक, एंटन वॉन लीवेनहॉक, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी मेड दी एडवांसमेंट्स। अच्छा एक और चीज, न्यूक्लियस किसने बताया था? रॉबर्ट ब्राउन ने। पता है ना आप लोग को? ठीक, अब हम बात करेंगे सेल थ्योरी। सेल थ्योरी को पढ़ेंगे और फिर एक और बहुत इंपॉर्टेंट सी चीज बताएंगे, अगर मैं भूल जाऊं तो मुझे याद दिला देना। पहले हम सेल थ्योरी पढ़ते हैं। सेल थ्योरी क्या बताती है? सेल थ्योरी बताती है हमारे पास एक जर्नल फॉर्म्यूलेशन के बारे में, कि हम जो हैं वो सेल के बने हैं, ये किसने कहा था। ठीक है, डिस्कवरी में ही है कि हम सेल के बने हैं, किसने कहा था, ये ऑब्जर्वेशंस कहां से आई, एक्चुअली में वो कंक्लूजन को, एक्चुअली में उस पूरी की पूरी समराइजेशन को हम सेल थ्योरी का नाम देते हैं। ठीक है, तो लेट्स सी क्या था सेल थ्योरी में। सेल थ्योरी का क्रेडिट दो लोगों को जाता है, एक नाम है शिनलिन, एक नाम है श्वान। ठीक, शिनलिन का पूरा नाम है माथियास जैकब शिनलिन। माथियास जैकब शिनलिन, इन्होंने 1838 में काम करना शुरू किया। ठीक है, ये थे हमारे पास जर्मनी के बॉटनिस्ट, जर्मनी से बॉटनिस्ट, बॉटनिस्ट मतलब प्लांट स्टडी करने वाले। और इन्होंने बोला था कि जितने भी प्लांट्स हैं सारे के सारे सेल्स के बने हुए। ठीक है, तो पहला इंडिविजुअल कौन था सेल थ्योरी पे बात करने वाला? माथियास जैकब शिनलिन। कौन से ईयर में? 1838 में। और इन्होंने क्या बोला था? जर्मन बॉटनिस्ट थे, और इन्होंने क्या कहा था? ऑल द प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल्स। ठीक, चलिए जी, यहां पर ओके, तो इन्हीं के बारे में बोला गया अभी, जो हम बात कर चुके हैं। दूसरे साइंटिस्ट थे थियोडोर डी श्वान, ये थे इन द ईयर 1839। कौन सी ईयर में थे ये? 1839 में। ये कौन थे? ये थे हमारे जर्मनी से जूलॉजिस्ट। अब जूलॉजिस्ट थे तो क्या पढ़ा होगा? एनिमल्स। इन्होंने तीन बातें कही थी। पहले थे 1838 में माथियास जैकब श्वान, जर्मनी के बॉटनिस्ट, प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल। दूसरे थे 1839 में श्वान, थियोडोर डी श्वान, और इन्होंने क्या थे? ये थे जर्मनी से जूलॉजिस्ट। इन्होंने तीन बातें कही थी। एक बात कही थी एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सेल, कहेंगे ही, जो प्लांट के बारे में उन्होंने कही, एनिमल के बारे में इन्होंने कही। दूसरा, इन्होंने बोला कि एनिमल सेल्स आर हैविंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तीसरी बात बोली प्लांट्स आर हैविंग सेल वॉल। इन्होंने कंपेयर एंड कंट्रास्ट भी कर दिया कि जी एनिमल सेल के आउटर वाली मेम्ब्रेन को प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलेंगे, और प्लांट्स के आउटर मेम्ब्रेन को सेल वॉल कहेंगे। ठीक है, इन दोनों की बातों को जब हमने क्लब किया, किन किन की बातों को? 1838 में कौन थे? माथियास शिनलिन। 1839 में थियोडोर श्वान। शिनलिन बॉटनिस्ट जर्मनी के, और श्वान जूलॉजिस्ट जर्मनी के। ठीक, उन्होंने क्या बोला? प्लांट। इन्होंने क्या बोला? एनिमल। इन्होंने दो और बातें कही, आउटर मेम्ब्रेन प्लाज्मा मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन सेल वॉल। इन दोनों की बातों को क्लब करके दी गई सेल थ्योरी। और सेल थ्योरी ने क्या बोला? सेल थ्योरी ने बोला ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल, प्रोडक्ट ऑफ सेल। सही बात है, ये बात तो प्रूव हो गई। प्लांट सेल का बना है, एनिमल सेल का बना है। ठीक, तो ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल। ये दूसरी बात क्या कह रहे हैं? ऑल सेल अराइजेस फ्रॉम प्री एक्जिस्टिंग सेल। थियोडोर और श्वान को क्रेडिट मिलता है सेल थ्योरी का, लेकिन सेकंड पॉइंट थियोडोर और श्वान का नहीं है। सेकंड पॉइंट जो था वो एक और साइंटिस्ट ने दिया था, जिनको हम जानते हैं बाय द नेम ऑफ रुडोल्फ वर्चो। रुडोल्फ वर्चो ने 1855 में कहा था ओमनी सेलुला ई सेलुला, मतलब ऑल न्यू सेल्स अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। 1855 में इन्होंने ये बात कही, और इनकी बात हमने मान ली। कैसे मान ली? मैंने तो कहा था, पहले लेक्चर में ही कहा था
कि अगर आप साइंस में कुछ भी बात करोगे तो पहले अपनी बात कहो, फिर एक्सपेरिमेंट करो, एक्सपेरिमेंट प्रूफ तो मान लो, एक्सपेरिमेंट नहीं प्रूफ तो मत मानो। श्वान का और शिनलीन की बात मान सकते हो क्योंकि उन्होंने माइक्रोस्कोप में देखा होगा सेल मेम्ब्रेन को, सेल वॉल को, लेकिन इन्होंने कहा ऑल सेल्स अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। एक्सपेरिमेंटल प्रूफ दिया, लिखा है कहीं? नहीं लिखा। फिर सर लुइस पास्टर ने 1862 में एक्सपेरिमेंट किया था, एक बॉटल नेक एक्सपेरिमेंट। उसके अंदर उन्होंने एक्चुअली में ये शो किया था कि जो नए सेल्स है वो प्रीवियस सेल्स से अराइज आते हैं। अगर आप चाहें तो इसे सर्च कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो मुझसे अलग से पूछ सकते हैं। बॉटल नेक एक्सपेरिमेंट जो है लुइस पास्टर का 1862 में, उन्होंने इस बात को प्रूव किया था। उसके बाद ही इस वाली लाइन को हमने इंप्रूव किया था और अपनी सेल थ्योरी को मॉडिफाई कर दिया था। किसकी सेल थ्योरी? क्रेडिट किसको गया सेल थ्योरी का? श्वान और शिनलीन को। और मॉडिफिकेशन किसने किया? वर्चो ने। लेकिन बात हमने तभी मानी जब लुइस पास्टर ने एक्सपेरिमेंट करके दिखा दी। समझ गए? तो now the cell theory as existing is having 2 points. What? All living organisms are composed of cell and product of cell. पूरी बात लिखेंगे। All living organisms are composed of cell and product of cell. And second point is all new cells arises from the pre-existing cell, जिसको हम बोलते हैं omnicellular, e-cellular. ठीक? Now इससे पहले कि हम सेल थ्योरी को वाइंड अप करके जाएं तो थोड़ी सी इसके बारे में हमें हिस्ट्री भी पता होनी चाहिए। एक फ्रेंच साइंटिस्ट थे ड्यूट्रोकेट, इन्होंने 1824 में सेल थ्योरी के बारे में बता दिया था, लेकिन इनकी बात सुनी नहीं किसी ने। क्यों? क्योंकि ना तो हमारे पास में उतना एक्सपेरिमेंटल एविडेंस था, ना ही उतनी स्टडी थी। तो यानी कि कोई भी अगर हम साइंटिफिक एविडेंस या साइंटिफिक लॉजिक की बात करते हैं तो हमें उस बात को बोलना पड़ता है, कहना पड़ता है और समझाना पड़ता है, तभी उसकी एक्सेप्टेंस मिलती है। वरना ड्यूट्रोकेट तो 1824 में बता चुके थे, ये तो कहीं 1838 और 1839 में लेके आए थे सेल थ्योरी। समझ गए बात? तो सेल थ्योरी को वाइंड अप करें। सेल थ्योरी इज द थ्योरी व्हिच इज गिवन बाय जर्मन बॉटनिस्ट। कौन? Matthias Schindlin. It is given by German zoologist. कौन से श्वान? थियोडोर श्वान। शिनलीन ने काम किया था 1800 श्वान ने काम किया था। सारे के सारे प्लांट्स आर कंपोज ऑफ सेल्स, किसने कहा? शिनलीन। ऑल एनिमल्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल was said by Theodor Schwann, but outer membrane in the plant is known as cell wall. Outer membrane in the animal is known as. Credit for cell theory goes to Schindlin and Schwann. ठीक, उसके बाद में who was like into the modification of cell theory? Rudolf Virchow. Rudolf Virchow. Year 1855, लेकिन प्रूफ किया था लुइस पास्टर ने 1862 में बॉटल नेक एक्सपेरिमेंट से। ठीक, सेल समझ में आया? हिस्ट्री समझ में आई? थ्योरी समझ में आई? तो ठीक है, अब जानना शुरू करेंगे सेल को। इससे पहले कि मैं सेल को जानना शुरू करूं, मैं बात करूंगी उसकी साइज की और उसकी शेप की। तो साइज में चलो इससे पहले डायमेंशंस पढ़ें, पहले मीनिंग बता देती हूँ। माइक्रोमीटर वर्ड बोलूंगी मैं बार बार। माइक्रोमीटर का मतलब है 10⁻⁻⁶ मीटर। एक वर्ड नैनोमीटर बोलूंगी, वो बाद में बोलूंगी 10⁻⁹ मीटर। एक वर्ड एंगस्ट्रॉम भी आता है, वो आता है 12th में, वो होता है 10⁻⁻10 मीटर। जैसे 11th में भी आ जाएगा, बायोमोलिक्यूल चैप्टर में आ जाएगा। ठीक है, तो पता है ना आपको, एंगस्ट्रॉम इक्वल्स टू 10⁻⁻10 मीटर, माइक्रोमीटर इक्वल्स टू 10⁻⁻6 मीटर एंड नैनोमीटर इक्वल्स टू 10⁻⁹ मीटर। समझ में आ गई कितनी बात? छोटा कौन? माइक्रो के नैनो? माइक्रो के नैनो। क्यों? 10⁻⁻9। माइक्रो कितना? 10⁻⁻6। तो नैनो फिर माइक्रो, नाम भी बता रहा है नैनो माइक्रो। ठीक है, चलो जी, अब बात करेंगे साइज की। तो सबसे छोटा सेल जो है हमारा वो है 0.3 माइक्रोमीटर का माइकोप्लाज्मा। स्मॉलेस्ट पॉसिबल सेल नोन। कौन है माइकोप्लाज्मा? माइकोप्लाज्मा सुना है? पहले नहीं सुना? माइकोप्लाज्मा इज बिलोंगिंग टू मोनेरा किंगडम। हमने आपको बोला था मोनेरा जो है उसमें सारे बैक्टीरिया आते हैं, बैक्टीरिया के साथ में माइकोप्लाज्मा भी आता है। ये बैक्टीरिया से भी ज्यादा छोटा है।
और पता है क्या, बैक्टीरिया में सेल वॉल है, इसके पास में सेल वॉल भी नहीं है मोनेरा किंगडम का, है मोनेरा किंगडम का, बैक्टीरिया का जैसा है, यानी कि प्रोकैरियोटिक होगा, सिंगल सेल्ड होगा, सेल वॉल नहीं होगी, समझ गए? प्रोकैरियोटिक, सिंगल सेल, सेल वॉल नहीं है, कौन से किंगडम का मेंबर? मोनेरा का। समझ में आ गया कौन है माइकोप्लाज्मा? सेल वॉल हमारे बैक्टीरिया में भी होती है, मोनेरा में भी होती है, ठीक है, बैक्टीरिया में सेल वॉल मिलती है। तो समझ गए इतनी बात? किसकी बात की? माइकोप्लाज्मा की बात की, जिसके पास में सेल वॉल नहीं है, प्रोकैरियोटिक है, प्रिमिटिव न्यूक्लियस है, साइज कितना है 0.3 माइक्रोमीटर, तो स्मॉल इज सेल नून। ओके, चलो अब इससे थोड़े से बड़े साइज की बात करते हैं। साइज ऑफ बैक्टीरिया 3 to 5 माइक्रोमीटर। अब इसे मैं 1 to 2 माइक्रोमीटर भी बोलूंगी, क्योंकि ये वहां से लेके वहां तक रेंज कर सकते हैं। जनरली 3 to 5 माइक्रोमीटर, लेकिन 1 to 2 के रेंज में भी मिलेंगे। ठीक, ये पूछे जाते हैं एमसीक्यूज में, तो हमें साथ साथ लर्न करना है। तो माइकोप्लाज्मा का कितना साइज? 0.3 माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर बोले तो 10 to the power -6। नैनो छोटा कि माइक्रो? नैनो, गुड। उसके बाद में साइज ऑफ बैक्टीरिया कितना है? 3 to 5 माइक्रोमीटर। आरबीसी यानी कि ह्यूमन आरबीसी, कौन है आरबीसी? रेड ब्लड सेल्स, पता है ना सबको, उनका साइज होता है 7 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल, लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल ऑस्ट्रिच एक्सेल। लॉन्गेस्ट सेल नोन नर्व सेल। समझ में आई इतनी बात? तो अभी के लिए हमने साइज का डिस्कशन किया है। हमने बोला जी माइकोप्लाज्मा कितने साइज का, टाइम तो नहीं हुआ ना भाई, माइकोप्लाज्मा कितने साइज का? 0.3 माइक्रोमीटर। छोटा कौन? माइक्रो के नैनो? नैनो। ठीक, उसके बाद हमने बोला बैक्टीरिया का साइज बताइए, 3 to 5 माइक्रोमीटर। लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल ऑस्ट्रिच एक्सेल, राइट। लॉन्गेस्ट सेल नोन? ह्यूमन आरबीसी का डायमीटर 7 माइक्रोमीटर या 7.0 माइक्रोमीटर। क्लियर हो गई इतनी बात? श्योर? ऑस्ट्रिच एक्सेल, आरबीसी एंड द नॉर्मल सेल। साइज का डिस्कशन हमने ऑलरेडी किया है। ये हमारी एनसीईआरटी की पिक्चर है, देख रहे हो? टिपिकल बैक्टीरिया 1 to 2 माइक्रोमीटर, और थ्योरी में अगर हम पढ़ेंगे तो 3 to 5 माइक्रोमीटर। तो यानी कि अगर वो तुमसे पूछेगा एमसीक्यू में साइज ऑफ टिपिकल बैक्टीरिया 1 to 2 माइक्रोमीटर, साइज ऑफ बैक्टीरिया 3 to 5 माइक्रोमीटर। ये एनसीईआरटी के बड़े छोटे छोटे से ग्लिचेस हैं, और ये सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन बना देते हैं। बाकी सारे तो बहुत इजी आते हैं। 360 में से 340 लाना तो बहुत आसान है, अगर तुम पढ़ रहे हो तो 360 में से 360 इन छोटे छोटे ग्लिचेस से मिल जाएंगे। ठीक है, अब दिख रहा है हमें टिपिकल यूकेरियोटिक सेल 10 to 20 माइक्रोमीटर। वायरस कितना साइज है? मैंने तो तुम्हें स्मॉलेस्ट पॉसिबल सेल माइकोप्लाज्मा बता दिया। वायरस का साइज तो 0.02 to 0.2 माइक्रोमीटर है। ये छोटा कि वो छोटा? जब ये छोटा है तो फिर मैंने इसे सेल क्यों नहीं बोला? मैंने क्यों नहीं बोला स्मॉलेस्ट सेल वायरस है? चलो आज ही आ गए वहां पर। कहां पर? एनीथिंग लेस देन अ कंप्लीट सेल डज नॉट इंश्योर independent existence. याद आ गया? Virus is not a complete cell. Virus is a connecting link between the living and non-living, and it is the exception to cell theory too. ये सेल थ्योरी में भी नहीं आता, तो इसलिए वायरस को हम सेल भी नहीं कहते, तो इसलिए वायरस को हम स्मॉलेस्ट पॉसिबल सेल भी नहीं कहते। दो इसका साइज हमारी एनसीईआरटी में लिखा है 0.02 to 0.2 माइक्रोमीटर। एम आई क्लियर? एम आई क्लियर? श्योर? तो ये वाली पिक्चर ने हमें फिर से बता दिया बहुत सारे साइजेस। यहाँ पीपीएलओ का साइज भी लिखा है। पीपीएलओ क्या है? प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। माइकोप्लाज्मा और पीपीएलओ में केवल साइज का अंतर है। बहुत सारी अगर आप विकी सर्च दोगे आज तो आपको माइकोप्लाज्मा और पीपीएलओ सिनोनियम दिखाएगा, लेकिन एनसीईआरटी सिर्फ इनके साइज में डिफरेंस देती है। वो 0.3 माइक्रोमीटर का, ये 0.1 माइक्रोमीटर का, बाकी सब कुछ सेम। पीपीएलओ स्टैंड्स फॉर प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। लिखाऊंगी, एनसीईआरटी में लिखा भी, परेशान ना हो, लिखा। ठीक, तो समझ गए साइज? तो हमने रट तो लिया, अब समझो, या तो पहले समझ के रट्टा मार लो, कुछ चीजें अगर रटनी है। पीपीएलओ सेल है मोनेरा, प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। माइकोप्लाज्मा भी सेल है। माइकोप्लाज्मा और पीपीएलओ में केवल साइज का अंतर आ रहा है, 0.3 0.1, खत्म। ठीक है, चलो जी। हाँ जी, कहां पहुंचे थे? मैंने कहा या तो अंडरस्टैंड करके लर्न करो या लर्न करके अंडरस्टैंड करो। या तुमने रट्टे तो बहुत बढ़िया मार लिए। बता दो मुझे डायमीटर कितना है आरबीसी का? मैं पिटाई कर दूंगी। 7 माइक्रोमीटर,
7 माइक्रोमीटर। ठीक है, उसके बाद कितना साइज है माइक्रोप्लाज्मा का? 0.3 माइक्रोमीटर। लॉन्गेस्ट सेल, लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल। ओके, वायरस का साइज क्या बात है, 0.02 to 0.2 माइक्रोमीटर। छोटा कौन? माइक्रो के नैनो? नैनो कितना? 10 टू द पावर माइनस, कई बार पूछ लेते हैं एमसीक्यू में कि नैनो का मतलब क्या है? 10 टू पावर -9 मीटर। माइक्रो का मतलब क्या है? 10 टू पावर -6 मीटर। ठीक है, चलो जी। अब पीपीएलओ 0.1 माइक्रोमीटर। टिपिकल बैक्टीरियम का साइज 1 to 2 माइक्रोमीटर। नॉर्मल बैक्टीरियम का साइज, चलो जी मार लिया रट्टा। सेल है ना, सेल ही तो था, तो इतने अलग अलग साइज क्यों रख दिए? एक ही रख दे। किसी को 7 माइक्रोमीटर का बता रहे हो, टिपिकल यूकैरियोटिक सेल को 10 से 20 माइक्रोमीटर का बता रहे हो। बॉडी तो मेरी है ना, तो मेरी बॉडी में माइक्रोमीटर में 7 माइक्रोमीटर आरबीसी, और मेरा खुद का जो लिवर का सेल, लंग का सेल, टिपिकल यूकैरियोटिक सेल 10 से 20 माइक्रोमीटर। क्या चल रहा है? अलग अलग साइजेस। खाली बैठे थे क्या बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के टाइम पे कि साइज भी अलग कर रहे हैं? और अभी देखना शेप भी अलग करेंगे। अब कह रहे हैं कुछ सेल्स डिस्क के जैसे होते हैं, सीडी प्लेयर। कुछ सेल्स पॉलीगोनल होते हैं। क्या होता है पॉलीगोनल? मैथ्स भी आ गई आज तो। व्हाट इज अ पॉलीगॉन? क्लोज्ड फिगर। कुछ सेल्स जो है हमारे कॉलमनार हैं, कॉलम के जैसे हैं। कुछ सेल हमारे क्यूबॉइड है। लो आ गई और मैथ्स आ गई। क्यूबॉइड, पता है ना क्यूबॉइड? क्यूब लाइक, थ्रेड भी है, धागा, इरेगुलर भी है। इतने सेल, सारे सेल्स, और हमारी एनसीईआरटी की इमेज राउंड बाय कनकेव है आरबीसी। राउंड बाय कनकेव हैविंग 2 कॉनकेव साइड्स नोन टू यू। कन्वेक्स कनकेव, कन्वेक्स की होती है चम्मच का उल्टा पार्ट, सीधा पार्ट। कॉन्वेक्स, कल चम्मच ले आऊंगी, एक बार डिसाइड कर लेंगे कॉन्वेक्स क्या और कनकेव क्या। व्हाइट ब्लड सेल एमीबॉइड, यानी एमीबा के जैसे, शेपलेस, लॉन्ग नैरो, एपिथेलियम कॉलम के जैसे। नर्व तो बेचारा ब्रांच है और लॉन्ग भी है, वो तो बहुत कुछ संभाले हुए है। ट्रकाइड सुना है? पहले सुना है? किसमें होता है ट्रकाइड? जालम में। वेरी गुड। जालम कौन है? वेरी गुड। द टिश्यू विच कैरी और द टिश्यू विच कंडक्ट वाटर इन प्लांट, बेटर वर्ड, राइट। मीजोफिल राउंड एंड ओवल। साइज तो अंतर किए ही है, अब मैंने शेप भी अंतर कर दी। कितना पढ़ेंगे और क्यों पढ़े? अलग अलग सेल की अलग अलग शेप और अलग अलग साइज क्यों? आई एम हॉल्टिंग माई लेक्चर विद दिस क्वेश्चन ओनली टुडे। कल मैं उम्मीद करूंगी कुछ आंसर आप लेके आएंगे, कुछ आंसर मैं दूंगी। एनसीईआरटी हमें बताती है कि जी ऐसा 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 होता है, लेकिन अगर एनसीईआरटी पढ़नी और समझनी है तो उसके पीछे की रीजनिंग और लॉजिक बहुत असेंशियल है, जैसा कि मैंने फर्स्ट क्लास में कहा था, जैसा मैं हर क्लास में कहूंगी। तो आज हम ढूंढेंगे, आज हम सोचेंगे व्हाई डू सेल्स हैव डिफरेंट शेप एंड डिफरेंट साइजेस। विद दिस, थैंक यू, सी यू टुमारो।